Good morning, students. I hope you all are well and safe at home. As you all know, due to COVID 19, we all have to attend online classes, and our school is trying their best to give you an enhanced knowledge as much as possible by online classes mode. So, let's start today's lecture. The second part of the chapter 2 reproduction in plants. चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बेटा बताया था कि कैसे रिप्रोडक्शन होती है, कैसा सीड का स्ट्रक्चर होता है, सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है। आज हम उसके आगे का प्रोसेस सीखेंगे। डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट्स। डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट्स का मतलब ये है कि बीज कैसे फैलता है और उसको वो किस किस तरीके से फैलाया जाता है। ऐसा प्रोसेस बेटा जिसके थ्रू बीज को फैलाया जाए, जैसे वाइंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे सीड को फैलाया जाता है। विंड मतलब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एनिमल्स बर्ड्स के द्वारा और एक्सप्लोजन विस्फोट के द्वारा। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, एजेंट्स हैं जो सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके वहाँ उस पौधे की उत्पत्ति कराते हैं। हमारा पहला एजेंट है विंड यानी हवा। हवा के द्वारा बीज अलग अलग जगह कैसे जाता है, जैसे कि आपको पता है कि सीड्स जो होते हैं कई पौधों के हवा के झोंके से उड़ने लगते हैं, कुछ चीज़ें उड़ने लगती हैं, जैसे डैंडलियन एक बेस्ट एग्जांपल है उसका। उसके और भी एग्जांपल्स है कॉटन, साइकामोर और डैंडलियन। ये बहुत हल्के होते हैं और इनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत हल्के, बिल्कुल बालों की तरह होते हैं, और जब तेज़ हवा आती है तो उसके झोंके से ये उड़ने लगते हैं। जब ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये उस जगह नया पौधा उगाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा वाटर के थ्रू जब एक कोकोनट पानी में गिरता है और वो बहता हुआ जब दूसरी सतह पे जाके रुक के जम जाता है तो वो उसको वहाँ एक नया पौधा उगाता है। तो वाटर इज़ द सेकेंड एजेंट टू डिस्पर्स द सीड। कोकोनट फ्लोटिंग इन अ वाटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। आप जैसे मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा द सीड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग नियर और इन वाटर ईदर स्पॉन्जी और फाइब्रस। इसके आसपास जितने भी पानी के आसपास जितने भी पौधे होते हैं वो स्पॉन्जी मतलब दबावदार होते हैं, और फाइब्रस मतलब उनकी बहुत सारी उनके अंदर जड़ें होती हैं, बाल से निकले होते हैं उनके, वो बहुत, जैसे हमारी मॉस है, हमारी काई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पानी के सतह में उग सकती है। और ये ऐसे ही हमारा कोकोनट होता है। जब कोकोनट पानी में गिरता है, कोकोनट ट्री से कोकोनट पानी में गिरता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और तैरता हुआ, और उस सतह पे कोकोनट उगाया जा सकता है। बेटा हमारा नेक्स्ट एजेंट है एनिमल। अब एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स फ्लैशी फ्रूट्स खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि हम एप्पल्स, मैंगोज़ खाते हैं और खाने के बाद उनकी गुठलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं, या कई बार हम उन्हें खुद भी कहीं जर्मिनेट कर देते हैं या उन्हें दबा देते हैं। तो जब बर्ड्स जो होती हैं वो अगर किसी प्लांट पे बैठ के उसकी फ्रूट्स को खा रही है, सपोज़ एक बर्ड चेरी फ्रूट खा रही है और उसके वो एकदम उड़ी और उसके मुंह से वो बीज कहीं इधर उधर गिर गए, बिखर गए, या अनाज के दाने खाते हुए वो कहीं गई और उसके मुंह से वो दाने बिखर के कहीं इधर उधर गिर गए, तो उस जगह वो नया प्लांट उगा देती है। तो इस तरीके से एनिमल जो है हमारा थर्ड एजेंट है सीड्स को डिस्पर्स करने में। अब बारी आती है एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट द्वारा। सम फ्रूट्स स्कैटर देयर सीड बाय एक्सप्लोडिंग द पोड्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोड करते हैं, मतलब जब वो फूटते हैं तो उनके अंदर का बीज जो है इधर उधर गिरता है, ड्राई होता है, सूख जाता है, और उसके बाद क्या होता है वो नया पौधा उगाते हैं। ये सूखने के बाद इनको जब खोला जाता है तो इसके अंदर के बीज हम लोग यूज़ करके इनको नई जगह पे बो के इनको नया पौधे के रूप में उगा सकते हैं। जैसे कि आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं लौकी को अगर काफ़ी टाइम तक आप, या घिया को आप काफ़ी टाइम तक रखेंगे तो वो सूख
जाएगी और उसके अंदर के बीजों की भी आवाज़ आपको आने लगेगी। तो उन बीजों को जब निकाल के आप कहीं उगाएंगे तो वो एक नया पौधा आपको उगा के देगी। उसी तरीके से हमारा जो चौथा डिस्पर्जल है वो एक्सप्लोजन के थ्रू होता है सीड्स का। अब बेटा बात करते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। अदर पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स, बेटा पौधे के कई अलग पार्ट से एक नया पौधा उगाया जाता है। जैसे कि आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ रोज़ प्लांट का। रोज़ की स्टेम को काट के दूसरी जगह उगाते हैं तो जिसे स्टेम कटिंग बोला जाता है। उससे क्या होता है कि नया रोज़ का पौधा उग जाता है। ऐसे ही अगर हम स्वीट पोटैटो को किसी भी जगह दबाते हैं तो वहाँ आलू की खेती होनी शुरू हो जाती है। ऐसी ब्रायोफिलम ये एक नया पौधा होता है। इसके आसपास की जो पत्तियाँ होती हैं इसको अगर आप कहीं तोड़ के इसको दबा देते हैं तो वहाँ नया पौधा उग जाता है। और ये इस पौधे में इतनी क्षमता होती है कि ये अपने आसपास नए पौधे खुद ही उगा देता है। आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका मिलेगा आपके घर में एलोवेरा का प्लांट, जो अपने आसपास खुद ही नए एलोवेरा प्लांट्स को उगाता है। आप एलोवेरा प्लांट के कोई भी एक लीफ अगर आप किसी भी पॉट में दबाएंगे तो आपको एक नया एलोवेरा प्लांट मिलेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स प्लांट ग्रो करते हैं। ये अपने स्टेम में अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं। इनकी जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर छोटी छोटी आँखें होती हैं, ऐसा माना जाता है। और जब ये खुलती हैं तो एक नए प्लांट के रूप में ये आ जाती हैं। इट जस्ट लाइक अ स्टोरी कि आप जब रात को सोए और जब सुबह उठे तो नया सवेरा हुआ। उसी तरीके से जब बर्ड जो है वो अभी सो रही है, जब वो खिलेगी तो वो एक नए फ्लावर फ्रूट के रूप में आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर बेटा वो प्रैक्टिस है जब बहुत लार्ज स्केल पे फूड की प्रोडक्शन की जाए, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसे कहते हैं हम खेती करना या कृषि करना। अगर एक खेत में आपने आलू बोए हैं या आपने गेहूँ बोए हैं तो वो एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि आप लार्ज स्केल पे उसे उगा रहे हैं। ये आपको फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर, बहुत तरीके की आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। वहीं बात करें अगर हम क्रॉप्स की तो बेटा क्रॉप्स से होती है कि एक ही तरीके की खेती करने को हम क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि आपने चावल की खेती की तो वो आपकी क्रॉप्स है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही खेत में सिर्फ चावल बो रहे हैं तो आपकी क्रॉप्स है। क्रॉप्स के बेटा दो तरीके की क्रॉप्स होती है, राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। खारिफ और राबी ये दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं। आपकी खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। जो क्रॉप आपकी जून टू अक्टूबर के महीने में उगाई जाती है, तो उसे हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। और नवंबर टू अप्रैल को होने वाली क्रॉप को हम राबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। हम सभी को पता है कि अच्छी क्रॉप्स के लिए हमें अच्छी मिट्टी का होना ज़रूरी है। जो हम जिस जगह खेती कर रहे हैं उस जगह अच्छी मिट्टी होना ज़रूरी है, अच्छी टाइप की सॉइल होना ज़रूरी है और मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होनी चाहिए। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती कर पाएँ वहाँ इस गुड क्वालिटी में, तो उसलिए गुड क्वालिटी की सॉइल भी होना ज़रूरी है। उसके लिए अच्छे क्वालिटी के बीज भी होने हमारे पास ज़रूरी है, और ताकि हमारी जो क्रॉप है वो हेल्दी क्रॉप कहलाए। उसके बाद बेटा हम अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग क्रॉप हम उगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बारे में, ठीक है। फिर जो हमारा खेत होता है उसकी हमें मेंटेनेंस करने के लिए उसे प्रॉपर इरिगेट करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसको सूखने नहीं देना होता है। और अगर ऐसा होता है तो खेत में जो मिनरल्स हैं जो हमारी क्रॉप्स को अच्छा बनाएंगे वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। जो हमारी क्रॉप है अगर वो डैमेज हो रही है तो उसके लिए पेस्ट मतलब कीड़ों से या बर्ड से या एनिमल से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर फेंसिंग मतलब उसके आसपास हमें बाड़ा लगाना होता है। बाड़ा मतलब बेटा जैसे कि उसे रोकने के लिए आसपास कुछ आपने बालकनी टाइप या उसके आसपास आपने
कुछ ऐसा बनाया जिसकी वजह से कि जानवर अंदर ना जा सके। आपने देखा होगा कुछ खेतों में आसपास तारें लगाई दी जाती है, तो वो फेंसिंग कहलाती है, ताकि अंदर जानवर ना जा सकें। केमिकल्स का लोग प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं जिससे कि कीड़े ना लगें। और बीच बीच में आपने देखा होगा घास के बने स्केयर क्रोज यानी आदमी सा खड़ा कर देते हैं, एक घास फूस का बना के, उसे स्केयर क्रोज कहा जाता है, ताकि वहाँ कौवे ना आएँ। और जब आपकी फसल अच्छी खासी हो जाए तो उसको प्रॉपरली अच्छे टाइम पे जाके उसे काटें और उसे अपने कंटेनर्स में रखें, जिससे कि वो अच्छी हार्वेस्टेड क्रॉप कहलाए और आपको अच्छा उसका रिज़ल्ट मिले। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स में दिए हैं उसके मीनिंग्स। यहाँ बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो पार्ट मैंने आज समझाया है वही मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस में दिए हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम के हेल्प से आप हमें बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सीड का स्ट्रक्चर, यानी जो कल मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप बताएंगे। और दूसरी बात बेटा, आप मुझे पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये जो उसकी बाहरी सतह होती है सीड कोट होती है, अंदर के दोनों पार्ट्स कॉटिलेडन होते हैं, ये आप बताएंगे। जर्मिनेशन प्रोसेस बताएंगे डायग्राम के हेल्प से, कि उसकी चारों स्टेजेस एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसे ड्रॉ भी करेंगे। और सीड डिस्पर्स अभी हमने पढ़ा है विंड्स, एनिमल्स और एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे होता है। तो विंड का आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, एनिमल्स का एग्जाम्पल होना चाहिए, एक्सप्लोजन का होना चाहिए, और हर किसी को प्रॉपर एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे। आप पॉइंट देंगे कि आप अपनी क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हैं कि जैसे उसका नुकसान ना हो, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको वीडियो में बताया है। तो आई होप आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखेंगे। बाकी नोटिफिकेशंस के लिए हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको और आगे के जो चैप्टर्स के रिव्यूज़ हैं, आगे लेक्चर्स हैं, वो पता लगते रहें। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय योर लॉकडाउन पीरियड, क्वारंटाइन डेज़, और अच्छे से पढ़िए, आगे ऑनलाइन मोड को एंजॉय कीजिए।